नमस्ते, मैं हूँ सोनिका और मैं आपके सामने एक बिल्कुल नया विषय लेकर आई हूँ जिस पर हमने क्रमबद्ध तरीके में कुछ श्रृंखला वाले वीडियोस बनाए हैं, जिसका टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसके बारे में आप हमेशा जानना चाहते थे, और उसका नाम है किशोरों में यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य। इसकी पहली कड़ी लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ, जिसका नाम रहेगा किशोरावस्था और उसमें होने वाले यौवन की समझ। तो आइए जानते हैं क्या है ये किशोरावस्था। क्या होता है किशोरावस्था? देखिए, एक बच्चा है, वो अभी बच्चा है ना, मगर अब उसका बचपन ख़त्म हो रहा है, बट अभी उसने युवावस्था में प्रवेश नहीं लिया है। यानी बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच का जो संधि काल है, इसको ही हमने किशोरावस्था का नाम दे दिया है। ठीक है, उम्र के लिहाज से इसे 10 से 19 वर्ष का अवधि का माना गया है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं जानना चाहती हूँ, जिसके बारे में हमें बहुत मिथक है कि क्या होता है। दो वर्ड्स बड़े ही कंफ्यूजिंग हैं, एक तो यौवन और एक युवावस्था। तो आइए जानते हैं यौवन और युवावस्था में क्या भेद है। तो यौवन अभी युवावस्था हुई नहीं है, और उसमें जो हमारे शरीर में जो किशोरावस्था के दौरान जितने भी चेंजेस होने वाले हैं, बदलाव होने वाले हैं, परिवर्तन कहिए जो होने वाले हैं, जिसके द्वारा हमारा शरीर परिपक्वता को हासिल करता है और हम धीरे धीरे धीमी गति से निरंतर सतत प्रक्रिया के तौर पे अपनी युवावस्था को अटेन कर पाते हैं, वही हमारा यौवन है। तो अब कौन इसमें गुजरेगा इस यौवन से? जो भी बच्चा किशोरावस्था से गुजरते हुए युवावस्था को हासिल करेगा, वो इस यौवन काल से गुजरेगा। ठीक बात है ना भाई? तो अब अपन ये जाने कि किस में कब आएगा यौवन। तो ये एक सतत प्रक्रिया है ना। ऐसा नहीं कह सकते कि भाई 10 वर्ष में यौवन आ जाएगा, 13 वर्ष में यौवन आ जाएगा, या 19 वर्ष में यौवन आएगा, है ना। ये तो 10 से 19 साल तक होने वाली निरंतर प्रक्रिया है, और इसके दौरान धीरे धीरे कुछ चेंजेस होते रहेंगे हमारी बॉडी में, और निश्चित तौर पर बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कब कौन सा चेंज आने वाला है। ठीक है, तो इस तरह हम अपनी समझ बढ़ाते हुए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको लगता होगा कि किशोरावस्था में जो भी बदलाव होंगे उनका कारण क्या रहा होगा। तो आइए देखते हैं। तो हम जानते हैं कि किशोरावस्था में होने वाले या यौवन के जो चेंजेस हैं उनका कारण क्या होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगी कि हमारे मस्तिष्क के पास एक पीयूष ग्रंथि नाम की ग्रंथि होती है, जिसमें से कुछ हार्मोनों का स्राव होता है, और ये हार्मोन हमारी बॉडी के सारे हार्मोन के स्रावों को नियंत्रित करते हैं। इसीलिए इस ग्रंथि का नाम, जो कि अंग्रेजी में पिट्यूटरी होता है, इसका हमने एक नाम दिया है मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। क्यों दिया इसको मास्टर ग्लैंड? क्योंकि जिस तरह से मास्टर एक क्लास को, पूरी क्लास को कंट्रोल करता है, इसी तरह ही हमारे शरीर में होने वाले सारे ग्लैंड्स के सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है ना। तो अब किशोरावस्था में इसका क्या रोल है? देखिए, पुरुष में जो जनांग है उन पर इसके हार्मोन एक्ट करते हैं, और एक टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन रिलीज कराते हैं, जो कि सारे किशोरावस्था के पुरुष वाले चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और स्त्रियों में ये एक्ट करता है अंडाशय यानी ओवरीज पर, और एक एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन रिलीज कराता है, जो कि सारे स्त्रियोचित गुणों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कि कौन कौन से चेंजेस होते हैं। क्या हम इनको एक सूची में याद कर सकते हैं? बहुत ईजी है, हम इनको कैटेगराइज करते हैं। देखते हैं, आगे स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो हमने इनको 3 कैटेगरीज में बांटा है। पहला है शारीरिक बदलाव, दूसरा है लैंगिक बदलाव, और तीसरा है भावनात्मक बदलाव। हमने इसमें भावनात्मक बदलाव को बीच में रखा है, उसका एक कारण है, अभी हम आगे चर्चा करेंगे। हम पहले बात कर ले शारीरिक चेंजेस की। तो अब शारीरिक चेंजेस की बात करें तो एक मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि क्या आपको एक लड़का या लड़की जो किशोरावस्था में है, उसको देखकर आप कह सकते हैं कि वो लड़का है या लड़की, बिना उसके बारे में कुछ ज़्यादा जाने? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि अब हम बात करेंगे पहले किशोर लड़कों की, फिर किशोरियों की। तो किशोर लड़कों में क्या क्या दिखता है? सबसे पहले तो 2 कॉमन चीज़ बता दूं कि जो दोनों में ही देखने को मिलती है, वो है ग्रोथ का स्पर्ट। ग्रोथ का स्पर्ट से मायने क्या है कि हाइट और वेट में इजाफा होता है, मतलब ऊंचाई और वजन में किशोरों के और किशोरियों के इजाफा होता है, जो कि किशोरावस्था का मुख्य लक्षण है।
ठीक है। इसके बाद अपन किशोर की तरफ बढ़े तो किशोर के चेहरे मोहरे से चलते हैं अपन। तो चेहरे पर क्या देखने को मिलता है? मूँछों के बाल आ जाना, दाढ़ी का आ जाना। फिर अपन नीचे बढ़ें तो कंठ में एक अजीब सी वृद्धि दिखती है जो कि किशोरावस्था का फीचर है और केवल किशोरों में मिलती है, किशोरियों में नहीं मिलती। वो क्या होती है? हमारा वाणी यंत्र होता है जिससे हमारी आवाज़ निकलती है ना, स्वर यंत्र जो है हमारा, जिसका नाम है लैरिंग्स। इसमें क्यों वृद्धि दिख रही है? क्योंकि इसमें भी किशोरावस्था में हार्मोन के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस होते हैं, इसके सेल्स में वृद्धि होती है ना। तो उसकी वजह से ये ग्लैंड बड़ा सा प्रोट्यूबरेंट दिखता है जो कि गर्दन में एकदम बाहर की तरफ दिखता है ना। और ये किशोरों का फीचर है। क्यों दिख रहा है ये? क्योंकि इसके द्वारा अब वाणी यंत्र में चेंज आना शुरू हो गया। क्या चेंज आएगा? वो ये आएगा कि पहले बच्चों की आवाज़, लड़का हो या लड़की, सिमिलर सी सुनाई पड़ती है ना। भाई लड़का है लड़की अपन आवाज़ से नहीं पता चलता। क्यों? क्योंकि दोनों की एक जैसी होती है। तो अब किशोरावस्था में गुजर रहा है तो उसकी आवाज़ में एक अलग सा भारीपन नज़र आता है जो कि इस वाणी यंत्र के एनलार्जमेंट की वजह से है। ठीक है। फिर हम नीचे बढ़ते हैं तो सीने पे बाल आ जाना, ये भी केवल किशोरों में मिलता है। फिर कंधों का चौड़ा हो जाना, ये भी किशोरों का फीचर है। फिर जनांगों के बाल आना और कांख में बाल आना, हालांकि ये दोनों अपने को लिंगों में दिखता है मगर ये भी अपने पुरुष का फीचर है। अब बॉडी हेयर हालांकि बच्चों जैसे अब लड़कियों में भी नहीं रहने वाले, तो पुरुषों में स्पेशली बहुत कोर्स हार्ड तरह के बालों का आना स्वाभाविक है और ये एक पुरुष फीचर है क्योंकि एक टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन जो हमने बात करी वो उसमें जितनी ज़्यादा वृद्धि होगी उसमें उतने ही कोर्स बाल आते हैं। तो अब एक और बात करनी जरूरी है कि जनांगों का विकास। तो जितने भी पुरुष जनांग हैं उनमें वृद्धि हो रही है अब, है ना। उनमें भी कुछ चेंजेस होंगे, हालांकि उनको हम अलग से एक कैटेगरी में पढ़ने वाले हैं जो कि आगे आने वाली स्लाइड में आपको मिलेगा। वो हम उसमें देख लेंगे। अभी अपन आते हैं स्त्रियोचित गुणों पे, है ना, जो शारीरिक रूप में दिखने को मिलते हैं। तो स्त्रियों में अब शोल्डर ब्रॉड नहीं होते, उसकी बजाय स्तनों का विकास हो जाता है शुरू, है ना। और कांख में बाल और जनांगों के बाल स्त्रियों में भी होते हैं। और लड़कियों में कमर अब एक स्वरूप लेने लग जाती है, पतली कमर लड़कियों का एक फीचर है। इसके अलावा पेड़ू अस्थि अब ब्रॉड हो रही है, चौड़ी होती है, मतलब हिप एरिया लड़कियों का ब्रॉड सा होता है बजाय पुरुषों के जिनमें अपने कंधों की चौड़ाई की अपन ने बात करी। ग्रोथ पर जैसा अपन बात कर चुके हैं इसमें भी मिलेगा। एक और फीचर जो दोनों में मिलता है वो है मुहासे का आ जाना, है ना। किशोरावस्था में बहुत परेशानी का भी कारण रहते हैं कई बार कि मुहासे हो रहे हैं, तो उसके बारे में अपन आगे चर्चा करते हैं कि वो क्यों होते हैं, किस कारण से होते हैं। ठीक है। तो ये सारे हो गए अपने शारीरिक। अब स्त्रियों में भी जनांगों के बारे में बात करने के लिए अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पर स्विच ऑन करती हूँ। तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी लैंगिक परिवर्तन। हम पहले पुरुष के बारे में पढ़ लेते हैं और फिर हम स्त्रियों की ओर बढ़ेंगे। ठीक है। तो पुरुषों में जैसे हम देखेंगे, ये आपको एक स्लाइड में नज़र आ रहा है, ये पूरा जनांगों का एक रेखा चित्र है। जैसे कि आपको सबको पता है कि पुरुषों के जो जनांग होते हैं वो बॉडी के आउटसाइड होते हैं। उसका कारण मैं बताती हूँ, शायद आपको मालूम है शायद नहीं मालूम, कि पुरुषों में जो शुक्राणुओं का विकास होता है उसको एक बॉडी टेम्परेचर से कम तापमान की ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ ये शुक्राणु मर जाते हैं। तो भगवान ने ऐसा बना के भेजा है पुरुषों को कि उनके जनांग ही आउटसाइड बॉडी कैविटी हमारे लोकेटेड है जिससे कि शुक्राणु जीवित रहें। ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि एक स्क्रोटल सैक होता है जो कि वृष्ण कोश बोलते हैं उसको, उसमें नीचे की तरफ वृष्ण होते हैं यानी हमारी टेस्टिस होती है। फिर टेस्टिस के जस्ट ऊपर एक एपिडिडाइमस होता है जो कि स्टोरेज करता है शुक्राणुओं का। इसमें निर्माण शुरू हो जाता है, ये किशोरावस्था में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। फिर इससे एक वाहिनी जाती है और ये आगे जाके सेमिनल वेसाइकल होता है और ये डक्ट होती है। फिर एक प्रोस्टेट नाम की ग्रंथि होती है जो कि कुछ सिक्रीशन देगी जब स्खलन होता है ना, तो ये जो सिक्रीशंस होते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड उनको न्यूट्रिशन देता है अपने शुक्राणुओं को, इस तरह से ये स्थापित होते हैं। और मूत्र मार्ग और ये साथ साथ चलते हैं, दोनों एक ही शिशिन में यानी लिंग में स्थापित होते हैं। ये हम सबको जानकारी है पर आज हमने इसको अच्छे से समझ लिया है। इसके अलावा किशोरावस्था में और क्या होगा? लैंगिक परिवर्तन। देखिए शुक्राणुओं का निर्माण अपन ने बात करी, टेस्टिस वगैरह एनलार्ज हो गए, पहले ही अपने शारीरिक तौर पे बात कर ली। इसके अलावा शिशन में अब तनाव आना शुरू होता है क्योंकि यौन इच्छाएं, यौन क्रियाओं की जागृति होती है अब, है ना, बच्चों में। जो अब बच्चे नहीं रहे, अब वयस्कता की ओर बढ़ रहे हैं। फिर विपरीत लिंग की ओर आकर्षण महसूस करते हैं और यौन इच्छा होती है तो स्खलन भी होना लाजमी है ना। तो ये सारे चेंजेस अपन को इसमें देखते हैं। प्यूबिक हेयर की अपन पहले बात कर ही चुके। तो आइए अब अपन बढ़ते हैं स्त्रियों के जनांगों के बारे में बात करते हैं।
तो स्त्रियों में एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है, वो है मासिक धर्म की शुरुआत हो जाना, है ना। सारे परिवर्तन एक तरफ और मासिक धर्म की शुरुआत एक तरफ। इसके बारे में बहुत सारी क्यूरियोसिटीज़ होती है, बहुत सारी जिज्ञासाएं होती है। इसके बारे में हम अगला वीडियो लेकर आने वाले हैं, तो उस पर अच्छे से चर्चा करेंगे। अभी बस इतना समझ लिए, क्रमबद्ध तरीके में चले तो मासिक धर्म भी अपने स्त्रियों में किशोरावस्था में स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, फिर अपन बात करें तो स्तनों का विकास, हमने थोड़ी सी बात करी शारीरिक विकास में। फिर अब जो ओवरीज है, हमारे भी अंदर जो ओवरीज है, यूट्रस है, इन सब में इजाफा हो रहा है, इनकी साइज़ में वृद्धि हो रही है ना। और जैसे शुक्राणुओं का विकास शुरू होना था पुरुषों में, वैसे ही अंडे बनने लग गए हैं अंडाशय के द्वारा, है ना। तो ये सारे चेंजेस स्त्रियों में मिलते हैं। और प्यूबिक हेयर की हम लोग पहले बात कर ही चुके हैं। अब जो मैंने अभी आपसे बात करी थी कि जो भावनात्मक चेंजेस हैं वो क्या होंगे, उसको हमने बीच में क्यों डाला, क्योंकि शारीरिक चेंज पे हम कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं कर सकते, वो तो हो नहीं रहे, है ना। और हम लैंगिक चेंज में भी ज़्यादा कुछ नहीं परिवर्तन कर सकते, मगर भावनात्मक परिवर्तन जो हो रहे हैं उसमें अगर हम अपनी सही समझ बैठा लें तो हम एक किशोर के आगे के जीवन पे बहुत 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 असर डाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं किस तरह के भावनात्मक चेंजेस मिलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले लिंग संबंधी चेतना। अब किशोर को अपने लिंग के बारे में चेतना भी है, उसको कुछ जिज्ञासाएं भी हैं, और कुछ जिज्ञासा से उत्पन्न कुछ ऐसे काम भी हैं जो वो किसी से बात करना चाहता है इसके बारे में, मगर कौन। तो क्या ही अच्छा हो अगर ये उसका अभिभावक स्वयं हो, या कोई उसको मेंटर मिल जाए, या कोई टीचर हो, या कोई भी ऐसा बंदा जिसको पूरी समझ हो और वो उसको सही सही गाइड कर पाए, है ना। तो इस तरह की चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट है, तो वो सही दिशा में रहता है, गलत दिशा में भटकने से बच जाता है। इसके अलावा तीव्र संवेगों की अवधि, ये जो अवधि है किशोरावस्था में, तीव्र संवेग, किस किस तरह के संवेग होते हैं। देखिए, कभी तो वो बहुत ज़्यादा अधीरता महसूस करता है क्योंकि एनर्जी का बम्बार्डमेंट हो रहा है, रेस्टलेसनेस है ना। तो कभी तो एकदम अधीर, कभी उसको नाराज़गी होती है ना, और कभी एकदम से चिंता हो जाती है। तो इस तरह के मूड स्विंग्स बदलते बदलते रहते हैं, है ना। तो कभी तो उसका तूफानी कैरेक्टर एकदम, कभी एकदम तनावग्रस्त, और कभी वो प्रेशर फील करता है, मतलब दबाव में महसूस करता है। तो इस तरह के मूड स्विंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, इसमें उसको समझ बनानी होगी अपनी, और पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा अपने आप को ध्यावस में रखना होगा कि ये सबके संग हो रहे हैं, मेरा बच्चा अनोखा नहीं है, ये तो सबके संग होना है ना। और इसमें इसको सही गाइडेंस देना बहुत ज़रूरत है। फिर भविष्य के लिए चिंतन। अब वो अपने भविष्य के प्रति प्लानिंग भी करता है, उसको और तरह की चिंताएं होती हैं। कई बार ये चिंताएं करियर को लेके होती हैं, कई बार उसको अपनी सेक्सुअल जो उसका बनावट है उसको लेकर चिंताएं हो जाती हैं कि मेरे ये कोई दिक्कत तो नहीं है। लड़कियों में जैसे स्तन को लेकर थोड़ी सी चिंता रहती है कि सही साइज़ के हैं कि नहीं, इसी तरह लड़कों में भी लिंग को लेकर इस तरह की चिंताएं देखने को मिलती हैं। और भविष्य को हमेशा कोई भी बच्चा अपना भविष्य उजागर रखना चाहता है, अच्छे से रखना चाहता है, तो उसको लेकर उनको बहुत सारे कौतूहल होते हैं, क्यूरियोसिटीज़ होती है, इस तरह की होती है। फिर मैत्री संबंधों में वृद्धि। अब ना सिर्फ बच्चों की, मतलब लड़कों की लड़कों से, लड़कियों की लड़कियों से, बल्कि आपस में भी रिलेशनशिप्स का बिल्ड ऑन होना शुरू हो जाता है ना। एक दूसरे को जानना चाहते हैं, एक दूसरे के प्रति आकर्षित महसूस करते हैं, इस तरह का देखने को मिलता है। अब आती है स्वतंत्रता की भावना। तो स्वतंत्रता की भावना बहुत गजब की चीज़ है। उनको लगता है अब मैं बच्चा थोड़े ही हूँ जो मैं मम्मी पापा से हर काम पूछ के करूँगा। तो पेरेंटल कंट्रोल, यानी अपने पेरेंट्स का कितना कंट्रोल रहेगा, इस पे उनको काफ़ी एतराज़ रहता है। उनको लगता है क्या मैं मम्मी आपसे या पापा से आपसे हर चीज़ पूछ पूछ के थोड़ी करूँगा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, है ना। तो पेरेंट्स की दखलंदाजी वो कई बार नागवार गुजरती है उनको, तो उसमें फिर एतराज़ होता है, फिर आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, कुछ समझदारी की बजाय नासमझिया कर बैठते हैं, अपशब्द बोलने लग जाते हैं, है ना। डिसरिस्पेक्टफुल हो जाता है उनका एटीट्यूड कई बार, तो इसमें भी उनको समझ बनानी पड़ेगी। फिर आती है स्वतंत्रता की भावना। जिस तरह पेरेंट्स के कंट्रोल से वो बाहर रहना चाहते हैं, इसी तरह वो सामाजिक रीति रिवाजों को मानने से मना कर देते हैं। उनको कंट्रोल बर्दाश्त ही नहीं है, विद्रोह की भावना विकसित होती है उनमें, है ना। इस तरह का उनका रहता है। फिर माता पिता से वही नियंत्रण पर मतभेद सा रहता है। फिर एक
कल्पना की स्थिति होती है या दिवा स्वप्न में रहते हैं। पहले के ज़माने में अलग तरह के दिवा स्वप्न होते थे, अब के ज़माने में और बात है। पहले एक लड़की तो केवल यही दुआ कि भाई एक सफ़ेद घोड़े पर राजकुमार आएगा और मुझे शादी करके ले जाएगा, है ना, या लड़का लड़कियों के बारे में ही सोचता रहता था। आजकल उस तरह की भी सेक्शुअल फैंटेसीज़ भी देखने को मिलती है, मगर उसके अलावा बच्चे करियर वाइज अपने आप को ऊँचा देखना चाहते हैं और बड़ा ही बढ़िया स्तर पर अपने आप को देखना चाहते हैं। इस तरह का उनका रहता है, तो इसमें वो काफ़ी बिजी रहना चाहते हैं। इसमें दखलंदाजी उनको अच्छी नहीं लगती, तो मोस्ट ऑफ द टाइम उनका एक अकेले कमरे में बीतता है क्योंकि वो अपने ही कल्पना के दुनिया में रहना चाहते हैं। फिर अपन बात करें तो तर्क शक्ति। अच्छा, तर्क शक्ति के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि बच्चे जोखिम उठा रहे हैं, रिस्क टेकिंग बिहेवियर है उनका, है ना, क्यूरियोसिटीज़ हैं धमाधम, और इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल है हमारे किशोर और किशोरियाँ। तो क्या होता है, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न क्या है कि हमारे ब्रेन में सामने की तरफ एक फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है ना, उसके आगे एक प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, वो हमारी तार्किक शक्ति का द्योतक होता है। तो बच्चों में अभी ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है ना, पूरा नहीं बढ़ा, मतलब हमारे किशोरों में अभी ये विकसित हुआ नहीं है, अभी विकास का इसमें दौर जारी है। मगर अमाइगडाला जो हमारा इमोशनल सेंटर है वो पूरी तरह विकसित है। तो क्या हुआ, इन बच्चों में इमोशंस की तो भरमार है, मगर तर्क शक्ति अभी थोड़ी कम है, पर पूरी तरह विकसित नहीं हुई है, पर अभी अग्रसर है विकसित होने की तरफ। ठीक है, तो क्या होता है कि इमोशंस तो होते हैं मगर रीजनिंग नहीं होती। तो कई बार ऐसे काम कर बैठते हैं जो अनसेफ होते हैं, रिस्की होते हैं, और कई बार अनैच्छिक भी होते हैं वो कार्य। तो उसका रीज़न ये रहता है कि उनमें समझ अभी उतनी नहीं है जितना वो समझते हैं कि मैं बड़ा होके सब कुछ समझ गया हूँ। ठीक है, फिर प्रतिबंधों से विद्रोह हम बात कर चुके हैं। फिर एक चीज़ होती है साथी समूह। साथी समूह का दृष्टिकोण, हर चीज़, हर एक्ट उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनका बातचीत करने का तरीका, उनका बाल बनाने का तरीका, एवरीथिंग उनका पीयर ग्रुप यानी उनका साथी समूह डिफाइन करता है। वो कहता है कि अल्कोहल पी तो बच्चे अल्कोहल पीने लग जाते हैं। वो कहता है कि स्मोकिंग करो और तू तो अब गबरू जवान है, तुझे ये सब चीज़ें करनी चाहिए तभी तुम्हें जवान माना जाएगा, इस तरह से। तो उनकी बातों में आ जाते हैं, उनको लगता है ये समूह तो बिल्कुल मेरी उम्र का है, तो ये तो जो बता रहा है वो सही होगा, है ना। तो इस तरह से उनकी बातों में आकर कई अनसेफ प्रैक्टिसेस में भी पड़ जाते हैं और कई बार वो अनसेफ सेक्स की तरफ भी बढ़ जाते हैं। तो इसके बारे में हमें बच्चों से खुलकर बातचीत करनी चाहिए। इसके अलावा बौद्धिक विकास की अब शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, अच्छा, अब हम थोड़ा सा जानेंगे कुछ मिथकों, कुछ तथ्यों और उनसे जुड़े कुछ मिथकों के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए जानते हैं। पहला है कि सभी किशोर एक ही समय में बड़े होते हैं। इससे जुड़ा तथ्य क्या है? क्या सबकी एक साथ हाइट बढ़ेगी? क्या सबका एक साथ वजन होगा? बिल्कुल भी नहीं। ये तो हर एक इंडिविजुअल पर डिपेंड करेगा, है ना। तो इसका तथ्य क्या रहा कि हर किशोर एक अलग गति से बढ़ेगा। अल्प पोषण जैसे कारकों के कारण विकास की गति धीमी हो सकती है, जिसे नियंत्रित और स्वस्थ आहार यानी बैलेंस डाइट के द्वारा हम काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं, है ना। और इसमें पोषण का अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और हमारे किशोरों की क्या प्रॉब्लम है कि वो सही पोषण नहीं लेते, बहुत फास्ट फूड के पीछे भागते हैं और उनके बहुत ज़्यादा फूड फैट्स होते हैं, ये खाऊं ये नहीं खाऊं। तो उसके बारे में उनकी समझ बनानी हमारा फ़र्ज़ होता है कि हम उनको बताएं कि भाई बैलेंस डाइट क्यों ज़रूरी है। इस उम्र में जो उससे फ़र्क पड़ने वाला है वो आगे तक का उनका फ्यूचर में जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करें कि कम लंबाई वाले माता पिता के बच्चों की लंबाई में वृद्धि नहीं होती। ये भी एक बहुत बड़ा मिथक है, क्योंकि ना सिर्फ उसका एनवायरनमेंट, उसका पोषण, बल्कि अनुवांशिक कारण भी होते हैं कि कई बार हम देखते हैं कि छोटे छोटी हाइट के माता पिता हैं, उनके बच्चे बहुत अच्छी हाइट ले लेते हैं और बजाय इसके माँ बाप की हाइट अच्छी है पर बच्चे शॉर्ट रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जेनेटिक रीज़न होते हैं, क्योंकि उनके पिता या उनके पिता के भी पिता या माँ के भाई या उनके भी नाना वगैरह, उन सब की हाइट का भी फ़र्क रहता है। इसको एटाविस्टिक कैरेक्टर बोलते हैं। इन सब का लंबाई में बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो ये भी एक मिथक साबित होता है। फिर हम बात करते हैं कि एक बड़ा मिथक कि बच्चों को अब अपने जनांगों के प्रति चेतना आ रही है, हमने बात करी। तो क्या होता है कि पुरुषों के जैसे दोनों जो वृषण कोश हैं उनकी जो
ऊंचाई है उसमें थोड़ा सा फ़र्क रह जाता है ना। तो वो बहुत चिंतित होता है कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया मेरे साथ, और मैं तो बहुत ही असामान्य हूँ। तो इसमें असामान्यता की कोई बात नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे दोनों हाथों का माप करेंगे तो थोड़ा सा फ़र्क उसमें ही है। ऐसे स्त्रियों में थोड़ा सा दोनों स्तनों में भी साइज़ में फ़र्क होना बहुत ही सामान्य सी बात है, पर हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा चिंता कर लेते हैं और इसके बारे में फिर उनको गिल्टी होता है, बहुत पता नहीं क्या क्या सोच के परेशान हो जाते हैं। तो इसके बारे में उनको समझाना पड़ेगा कि एक का थोड़ा सा नीचे होना और एक का थोड़ा सा ऊपर होना एकदम सामान्य है, ठीक है। फिर अपन आते हैं नेक्स्ट कि सभी किशोर लड़कों में स्वप्न दोष होता है। स्वप्न दोष, पहले तो मुझे इस शब्द से ही सख्त एतराज़ है, क्योंकि ये दोष नहीं है। ये स्वप्न दोष क्या बला है, क्या हो रहा है, अब हमारे बच्चे यौन उत्तेजना महसूस करते हैं, लड़के, है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है, उनके शिशन में तनाव आता है, उनके लिंग में तनाव आता है, और ये तनाव आकर क्या होता है कि वो शुक्राणुओं का इजैकुलेशन होगा, यानी स्खलन होगा, और ये बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया है। बल्कि ये अगर किसी के स्खलन हो रहा है तो वो एब्सोल्यूट नॉर्मल मेल बन रहा है ना। तो इसमें परेशानी की तो कोई बात नहीं। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि ये जागृत अवस्था में ना होकर उसके रात में कोई ऐसा स्वप्न आया, या उसने कोई अश्लील साहित्य पढ़ लिया, या कोई ऐसी मूवी देख ली, आजकल मीडिया बहुत हावी है बच्चों पर, तो फिर क्या होता है, वो उस समय तो उसको समझ नहीं पाया, फिर रात में उसको कोई ऐसा सपना आया और उसमें उसके द्वारा स्खलन हो गया। तो इसके बारे में भी उनको बहुत सोसाइटी ने दिमाग ख़राब करके रखा है कि ये तो बहुत एबनॉर्मल है, इसके लिए तुम्हें दवाई करनी चाहिए, और दुनिया भर के दवाखाने खुले हुए हैं कि क्या आप स्वप्न दोष से ग्रसित हैं, इस तरह करके। बट उसको ये समझना होगा, और ये अभिभावक का ही फ़र्ज़ है कि एक पिता उसको समझाए कि बेटा ये एकदम नॉर्मल सी चीज़ है और किसी के संग भी हो सकती है। हाँ, इसमें ये बताना ज़रूरी है कि अगर ये जागृत अवस्था में इसका स्खलन कर दिया जाए तो उसको सुषुप्त अवस्था में नहीं होगा, तो जो स्वप्नों में दोष की बात करी वो एक तरह से हम उससे मुक्ति पा सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि स्वप्न दोष के समय शुक्राणु आंतरिक कमजोरी के कारण विकलता है। बिल्कुल भी नहीं, ये कतई सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हमने बात करी कि ये तो यौन उत्तेजना जिसमें भी होगी उसमें होना एकदम सामान्य सी बात है ना। और इसकी वजह से कोई शुक्राणु की कमी होगी क्या? बिल्कुल नहीं। शुक्राणु तो अपनी गति पर उसी तरह से बनेंगे। एक दिन में 4 से 6 बार भी अगर हो तो भी वो बहुत असामान्य नहीं है। हाँ, थोड़ा सा इसको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फिर बच्चा कुछ और सोच ही नहीं पाता इसके बारे में। तो उसमें बहुत अच्छा उपाय है कि बच्चा उस समय अपने आप को अकेला ना रखे, किसी बुज़ुर्ग के साथ बैठे, तो थोड़ी सी हमारी जो संकोची होता है स्वभाव, उससे हम इससे निजात पा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमें इस समय एक विश्वसनीय बंदे की ज़रूरत है, चाहे वो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो या फिर कोई हमारा अभिभावक हो या कोई भी ऐसा बंदा हो जिसको इसके बारे में समझ हो। तो खुल के इन चीज़ों के बारे में अगर बात करी जाए तो हम इस गिल्ट से बाहर आ सकते हैं। फिर स्वप्न दोष बढ़ती हुई आयु के लड़कों में एक बीमारी का संकेत देखा है? कदापि नहीं। स्वप्न दोष का अनुभव होना या नहीं होना एक सामान्य बात है ना। कुछ बच्चे जल्दी यौन उत्तेजित हो जाते हैं। एक तो डिपेंड भी करता है कि बच्चे का एक्सपोजर किस तरह का है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है ना, उसके अभिभावक उससे कितनी बात करते हैं, कितनी नहीं करते, और उस डिपेंड करेगा उसकी परिपक्वता पर भी। तो ये बिल्कुल सामान्य है, किसी को होना, किसी को बिल्कुल नहीं होना। पूरी एंटायर किशोरावस्था में कई लोग बच्चे बहुत ही फोकस्ड होते हैं, केवल पढ़ाई पे, केवल करियर के लिए थोड़ा सोचते हैं, तो वो इससे बिल्कुल ही बाहर निकल जाते हैं, मतलब इसके हुए बिना ही अपनी किशोरावस्था से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो आशा है मैंने आपके कई सारे मिथक दूर करे होंगे अपने इस वीडियो के द्वारा। आगे भी हम और वीडियोस की श्रृंखला लेकर आने वाले हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है माहवारी, है ना। तो आप जुड़े रहिएगा हमारे इस वीडियो की श्रृंखला से। हम आने वाले समय में काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आने वाले हैं। धन्यवाद।